वेलकम टू पीडी गुरुकुल्स करंट अफेयर क्लासेस, जहां पर हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड जीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मोस्टली आज जो हम कवर करेंगे साइंस एंड एनवायरनमेंट के रिलेटेड टॉपिक है। सो द टॉपिक्स आर, फर्स्ट वन इज डीएनए आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, द सेकेंड वन इज टू बूस्ट द ईज ऑफ डूइंग रिसर्च, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। द नेक्स्ट वन इज स्पार्क थेरेपी। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू नाइस ओशियन एक्शन प्लान। नेक्स्ट टॉपिक इज IREL लिमिटेड। नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक इज रिस्टोरिंग AC टेम्परेचर, जो एक क्लाइमेट स्मार्ट एंड हेल्थ सेफ कूलिंग स्ट्रेटजी है। द फर्स्ट वन इज डीएनए आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। जैसा कि आपको पता है कि हमको एक बहुत ही दुखद घटना फेस करनी पड़ी है, दैट इज एयर इंडिया के एरोप्लेन का क्रैश जो हुआ था अहमदाबाद में। क्योंकि जो बॉडीज थी वो काफी जल गई हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम। इसके लिए जो टेक्निक यूज की जा रही है दैट इज द डीएनए आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। तो जो है एयर इंडिया के जो भी एयरक्राफ्ट में लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निक यूज की जा रही है, दैट इज द डीएनए आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। अगर हम बात करें कि इसमें क्या है, तो यहाँ पर फॉरेंसिक जो भी प्रोसेस है ये, जिसमें जो डीएनए है, जो पर्टिकुलर पर्सन जिसको आइडेंटिफाई करना है उसका डीएनए लिया गया है एंड उसको मैच किया जा रहा है विद देयर रिलेटिव्स सो एज टू आइडेंटिफाई देम। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग एंड क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिलेटेड है, इसी के लिए जो फैमिली के मेंबर्स हैं उससे रिलेटेड है, उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कैसे काम करता है, तो इनिशियली इसमें सैंपल जो है, जो बायोलॉजिकल सैंपल है, वो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉडी एंड उसको फिर स्टोर किया जाता है। फिर जो डीएनए है वो लिया जाता है हार्ड टिश्यूज या तो सॉफ्ट टिश्यूज से। हार्ड टिश्यूज में इंक्लूड होते हैं बोन्स एंड टीथ एंड सॉफ्ट टिश्यूज में इंक्लूड होते हैं स्किन एंड मसल। उस पर्टिकुलर डीएनए सैंपल को फिर इथेनॉल में स्टोर किया जाता है या तो उसको -20 डिग्री पे स्टोर किया जाता है सो दैट जो पर्टिकुलर जो सैंपल है उसमें वो डीएनए डिग्रेड ना हो। नेक्स्ट जो इसमें रेफरेंस जो लेते हैं हम, जैसा मैंने बोला कि उनके कुछ रिलेटिव्स होते हैं जिनका सैंपल लिया जाता है एंड उससे फिर मैच किया जाता है फ्रॉम द सैंपल ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। इसमें जो टेक्निक यूज होती है दैट इज द शॉर्ट टैंडम रिपीट। जो शॉर्ट टैंडम होता है ये डीएनए में एक पर्टिकुलर इंटरवल पे मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज शॉर्ट टैंडम रिपीट एंड ये लगभग 2 to 6 डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं वो मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, तब उस पर्टिकुलर चीज को लेकर डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये काफी एक्यूरेट होता है एंड मोस्ट कॉमनली यही यूज किया जाता है। यदि उस पर्सन का कोई मैट्रीलिनियल या कह सकते हैं जो कोई मैटरनल अगर उसका कोई रिलेटिव प्रेजेंट है, तब यूज किया जाता है द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेक्निक। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड उसमें एक डीएनए प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड ये जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जैसा मैंने बताया, डीएनए ट्रांसफर होता है। दिस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू देयर रिस्पेक्टिव ऑफस्प्रिंग। इसके लिए जो मैटरनल यदि कोई रिलेटिव प्रेजेंट है तब यूज होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, लेकिन अगर पैटर्नल साइड का कोई रिलेटिव प्रेजेंट होता है तब यूज होता है द वाई क्रोमोसोम, बिकॉज ये फादर से ही वाई क्रोमोसोम जो है उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। इसके लिए यदि फादर की साइड का कोई रिलेटिव प्रेजेंट है तब इस टेक्निक को यूज किया जाता है एंड जब कोई मैटरनल रिलेटिव प्रेजेंट ना हो तब इस टेक्निक को हम यूज करते हैं। एंड द लास्ट टेक्निक इज द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यदि हमारे पास जो डीएनए सैंपल प्रेजेंट है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है,
तब यूज किया जाता है इस टेक्निक को। यदि हमारे पास जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है तब हम यूज करते हैं द शॉर्ट टैंडम रिपीट। ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है ये शॉर्ट टैंडम रिपीट के कंपैरिजन में कम एक्यूरेट है, बट अगर हमारे पास सैंपल कम है तब हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स और एप्लीकेशन की तो इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। कोई मास डिजास्टर हुआ तो उस पर्टिकुलर बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा ये एयरप्लेन क्रैशेस में यूज कर सकते हैं एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन क्राइम सीन्स। यदि हमको फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर क्राइम किसने कमिट किया है, तब जो क्राइम साइट है वहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं जिसके थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने वो पर्टिकुलर क्राइम जो है कमिट किया है बाय मैचिंग द डीएनए सैंपल्स। नेक्स्ट, इसकी एक्यूरेसी एकदम हाई है क्योंकि जनरली जो डीएनए होता है वो हर एक पर्टिकुलर इंसान का यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द आइडेंटिकल ट्विंस, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं हाईली एक्यूरेट है। नेक्स्ट, इट इज स्टोरेज सेंसिटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं उसको स्टोर किया जाता है ईदर इन द इथेनॉल और एट -20°C बिकॉज वो इजीली डिग्रेड हो जाता है। इसके लिए हमको प्रॉपरली डीएनए को स्टोर करके रखना चाहिए, अदरवाइज जो रिजल्ट मिलेंगे वो गलत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द लीगल वैलिडिटी। ये जो पर्टिकुलर डीएनए है इसका जो भी रिजल्ट आता है that is accepted by the Indian court and it is also mentioned in the Indian Evidence Act. Next, it is universally used. ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही यूज नहीं करते, इसको यूज किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड बाय सीबीआई, इंटरपोल एंड अदर अथॉरिटीज। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी पीडी गुरुकुल जो इंस्टीट्यूट है, इट इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद, वडोदरा एंड गांधीनगर। अभी हाल ही में हमने अहमदाबाद में एक बैच चालू की है फॉर यूपीएससी एंड जीपीएससी फॉर आर्ट एंड कल्चर, एंड यूपीएससी एंड जीपीएससी के लिए हमने गांधीनगर में एक बैच स्टार्ट की है फ्रॉम द 4th जून रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं 3 फ्री डेमोज एंड उन डेमोज को आप अटेंड करके देख सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में कैसी प्रिपरेशन होती है एंड फिर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है 50% तक की स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर क्योंकि अभी बैच स्टार्ट हुए हैं सो यू कैन एनरोल। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म को भर सकते हैं एंड हमारे कोऑर्डिनेटर आपको कॉल करेंगे। The next topic is related to the policy reforms to boost the ease of doing research. रिसर्च के फील्ड में अगर बात की जाए तो इंडिया का जो R&D इन्वेस्टमेंट है इट इज लेस देन 1% एंड अक्रॉस द वर्ल्ड जो हमको डेटा मिलता है हमको वहां पता चलता है कि इन जनरल जो अमाउंट है दैट इज 2.8%। सो इंडिया में ये जो रिसर्च है काफी कम है। सो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये कदम उठाया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ये डिक्लेयर किया है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये ईज ऑफ डूइंग रिसर्च की रिसर्च को इजी बनाने के लिए, रिसर्च को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं सो दैट जो रेड टेपिज्म है, अदरवाइज वी कैन से दैट जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है उसको कम करने की प्लानिंग है सो दैट जो भी प्रोसेस है वो फास्टर हो जाए, स्मूदर हो जाए एंड रिसर्च करने के लिए लोगों को इंडिपेंडेंस मिले, ऑटोनॉमस रिसर्च एक्टिविटीज हो जाए। उसके लिए ये जो पर्टिकुलर स्टेप है वो उठाया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं तो इनके क्या फीचर्स हैं, पहले ऐसा कहा जाता था यदि आपको कुछ रिसर्च करना है देन आपके लिए मैंडेटरी था कि आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जो भी आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, अदरवाइज मशीनरी चाहिए, वो आपको वहीं से प्रोक्योर करनी है, जिसकी वजह से कई बार रिसर्च में कुछ चीजों की जरूरत पड़ती थी तो लोग है ना उसको यूज नहीं कर पाते थे एंड बिकॉज ऑफ दैट जो रिसर्च था वो हो नहीं पाता था। बट नाउ
इस पर्टिकुलर जो चीज को है उसको ईज अप कर दिया गया है एंड कहा गया है नाउ नॉन जीईएम प्रोक्योरमेंट इज अलाउड। द सेकेंड वन इज ऑटोनॉमी फॉर द इंस्टीट्यूशनल बॉडी। अब डायरेक्टर्स एंड वाइस चांसलर्स को डिसीजन जो उनकी मेकिंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरीज जो है दैट इज नोन एज जीटीई उसको अप टू 200 करोड़ रुपीस तक इजीली अप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज पहले इतनी लिमिट नहीं थी जिसकी वजह से उनको बार बार परमिशन लेना पड़ता था एंड उसकी वजह से डिले होता था। द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल जो भी सीलिंग्स है उनको इंक्रीज कर दिया गया। द फर्स्ट वन इज जो भी अगर डायरेक्ट किसी को परचेज करना होता था तो उसकी लिमिट अब इंक्रीज कर दी गई है फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट्स थे उनको पहले जब जो लिमिट दी गई थी वो थी 1 to 10 lakhs, नाउ इसको इंक्रीज कर दिया गया है टू रुपीज 2 to 25 lakhs। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द लिमिटेड और एडवर्टाइज टेंडर कैप्स, उसको इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 50 lakhs to 1 crore रुपीज। इसकी वजह से जो भी डिले होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे एंड इसकी वजह से जो पूरा एग्जेम्पशन प्रोसेस जो पहले स्लो था जो अब वो इंक्रीज हो गया है एंड लोग इजीली अब रिसर्च को बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस मॉडल बन गया है। जैसा हम देख सकते हैं कि उन्होंने वाइस चांसलर्स और जो भी डिपार्टमेंट के हेड हैं या तो इंडिविजुअल पर्सन है उनको जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई। इसकी वजह से जो लोग हैं वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं एंड प्लस यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों पे ट्रस्ट कर रही है कि वो रिसर्च करेंगे एंड वो इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान देंगे। The next one is the significance of this reform। जैसा कि बताया it will become faster क्योंकि जो red tapeism है और the bureaucratic delays that will decrease। The next is जो startups और जो scholars चाहते हैं रिसर्च के फील्ड में काम करना उनके लिए काफी इजी बन गया है। नेक्स्ट इज इससे R&D का जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जैसे हमने देखा हर चीज की जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है तो अब जो लोग हैं उनको जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट चाहिए वो टॉप क्लास का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सपोर्ट करेगा द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गोल जिसमें ये एम था कि रिसर्च को बढ़ाया जाए एंड द लास्ट वन इज इससे हेल्प होगा इंडिया को एक $100 बिलियन साइंस इकोनॉमी बनने में। जैसा कि आपने देखा है हमने स्पेस में कितने बड़े रिसर्चेस किए हैं, कितना हमने एडवांसमेंट किया है। सिमिलरली हमने न्यूक्लियर के फील्ड में भी एडवांसमेंट किए हैं तो हमको चाहिए कि हम स्पेस और न्यूक्लियर के अलावा भी और फील्ड्स में ये रिसर्च को बढ़ाएं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पार्क थेरापी। Spark therapy is a step and shoot spot scanning proton arc। अभी हाल ही में एक 46 ईयर ओल्ड वुमेन का स्कल बेस पैरोटिड कैंसर का ट्रीटमेंट किया गया है यूजिंग दिस स्पार्क थेरापी। पैरोटिड जो है वो सलाइवरी ग्लैंड होता है एंड वो प्रेजेंट होता है बिलो द ईयर्स। जनरली जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो उसकी वजह से जो आजू बाजू की जो हेल्दी सेल्स होती है अदर देन दैट पर्टिकुलर ट्यूमर और द कैंसरस सेल्स वो भी अफेक्ट हो जाती है। बट बिकॉज ऑफ दिस स्पार्क थेरापी ये चीजें जो है काफी हद तक रिड्यूस हो गई है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इट इज अ प्रोटॉन बेस्ड रेडियोथेरापी। जो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इज प्रोटॉन द पॉजिटिवली चार्ज उसको यूज किया जा रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर थेरापी टू डिक्रीज द रेडिएशन डोज एज वेल एज फॉर द कॉम्प्लेक्स ट्यूमर। समझते हैं हम आगे क्या है ये। इट इज डेवलप्ड बाय द कोरवेल हेल्थ विलियम ब्यू माउंट यूनिवर्सिटी विच इज प्रेजेंट इन द यूएस। इसका मेन एम ये है कि जो ट्यूमर पे रेडिएशन हो रहा है, जो रेडिएशन का यूज हो रहा है फॉर डिक्रीजिंग द ट्यूमर, वो एग्जैक्ट ट्यूमर पे ही काम करे और आजू बाजू की जो हेल्दी सेल्स है उनको अफेक्ट ना करे, रिड्यूसिंग द एक्सपोजर टू द क्रिटिकल ऑर्गन्स। बिकॉज जैसा आप देख सकते हैं कि जो पैरोटिड मैंने आपको बोला इट इज प्रेजेंट बिलो द ईयर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेशियल नर्व्स है प्लस जो ब्रेन में जो इन जनरल हम बात करें कि अगर हेड वगैरह के अराउंड कुछ ट्यूमर है उसको ट्रीट करने के लिए यदि ऐसी टाइप की टेक्निक्स जो है वो यूज किया जाए तो उससे जो
ऑप्टिक नर्व है, जो हमारी इंपॉर्टेंट नर्व है, उन सबको अफेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज जैसा हम नॉर्मली देखते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है कि अलोंग विथ ये ट्रीटिंग द ट्यूमर सेल्स, हेल्दी सेल्स भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड लोगों की जो इम्यूनिटी है वो फुल्ली डाउन हो जाती है एंड उसकी वजह से उनको कोई दूसरा डिजीज होने के भी चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। जैसा मैंने बोला कि ब्रेन स्टेम में, या तो मैं बोलूं कि स्पाइनल कॉर्ड में, स्कल बेस में हम इसका जो है यूज कर सकते हैं सो दैट ये इन सबको अफेक्ट ना करे। इट इज स्टेप एंड शूट प्रिसीजन, मैंने जैसा बोला कि एग्जैक्टली वहीं पर ये टारगेट करेगा और वो भी एंगुलर स्टेप्स अक्रॉस 180 डिग्री। नॉर्मली जो रेडिएशन होता है वो ओनली एक सिंगल एंगल पे जाके पर्टिकुलर ट्यूमर पे अफेक्ट करता है, बट दिस टेक्निक विल यूज 180 डिग्री सर्कुलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि अलग अलग एंगल से उस पर्टिकुलर ट्यूमर पे जो है अटैक होगा सो दैट ट्यूमर जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाए। The next one is it will deal with the layer by layer energy modulation। जो पर्टिकुलर रेडिएशन एनर्जी है वो लेयर बाय लेयर, जो ट्यूमर है ट्यूमर के हर एक लेयर पे जाके अटैक करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्यूमर जल्दी खत्म हो जाएगा एंड कैंसर का ट्रीटमेंट हमको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इज अडेप्टिव ट्रीटमेंट वाया द सिंथेटिक सीटी। जो नॉर्मल जो सीटी स्कैन्स होते हैं जो इसमें यूज होता है दैट इज द कोन बीम सीटी, उसकी वजह से क्या होता है हम एग्जैक्ट जो है ट्यूमर जो है कितना बड़ा है क्या उसको हम लोकेट नहीं कर पाते, बट इधर यूज होगा द एआई जनरेटेड सिंथेटिक सीटी स्कैन, जिसमें एग्जैक्ट ट्यूमर का साइज कितना है एंड उस ट्यूमर के लिए एग्जैक्टली कितना डोज की हमको जरूरत है वो हमको पता चल जाएगा। अदरवाइज क्या है, हम डोज जो है वो ज्यादा यूज करते थे, जिसकी वजह से आजू बाजू वाली सेल्स के अलोंग जो आजू बाजू होती थी सेल्स उसको भी अफेक्ट हो जाता था, प्लस हमको डोज भी काफी हाई देना पड़ता था। बट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक हमको जो डोज है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। इसका जैसा मैंने बोला रिड्यूस साइड इफेक्ट जो चेक किया गया, जब एक जो फर्स्ट इनका टेस्टिंग हुआ था उसमें देखा गया कि उनको तो सिर्फ और सिर्फ माइनर स्किन इरिटेशन ही हुआ है, तो ऐसा ये कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर इसका एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि हेड और नेक के जो भी कैंसर्स है, सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर इसको यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट जो कोई कॉम्प्लेक्स ट्यूमर है जिससे हम डील नहीं कर सकते उसको हम ट्रीट कर पाएंगे, कोई लार्ज ट्यूमर है उसको हम ट्रीट कर पाएंगे। नेक्स्ट इन रिफ्रैक्टरी और इन्वेजिव टेक्निक्स, कई बार ऐसा होता है जो ट्रेडिशनल रेडिएशन टेक्निक है वो काम नहीं कर पाती, तो उस टाइम पे हम ये स्पार्क थेरेपी जो है उसको यूज कर सकते हैं। इसका अगर सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये प्रिसीजन है, मैंने बोला एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन है, कितना डोज चाहिए, वो हमको इस थेरेपी की वजह से हम उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट डिबेट। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पार्क थेरेपी का कॉस्ट बहुत ज्यादा है एंड इंडिया के कुछ लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट गवर्नमेंट सोच रही है इसके टुवर्ड्स स्टेप लेने का, सो लेट्स सी गवर्नमेंट क्या करती है। नेक्स्ट इज द इंडियाज अपॉर्चुनिटी, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसी सच टेक्निक्स जो है उनका यूज करें, बिकॉज जैसा कि आपको पता है कैंसर जो रेट्स हैं वो धीरे धीरे इंडिया में काफी बढ़ रहे हैं एंड उनसे डील करने के लिए हमको ऐसी टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट अप वी हैव द नाइस ओशियन एक्शन प्लान। ये जो पर्टिकुलर एक्शन है लिया गया है इन द 3rd UN ओशियन कॉन्फ्रेंस जो हुआ है इन नाइस फ्रांस, इसलिए इसका नाम है द नाइस ओशियन एक्शन प्लान, जहां पर एक पूरा प्लान जो है उसको बनाया गया है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन का एक ओशियन कॉन्फ्रेंस है जो हुआ 2025 में इन नाइस फ्रांस एंड यहाँ पर 2 कंट्रीज ने इसको को होस्ट किया है। The first one is France and the next one is Costa Rica, जहां पर हमारा एम है टू अचीव द SDG गोल 14 दैट इज द लाइफ बिलो वाटर। ये SDG गोल याद करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हेयर एंड देयर सेवरल पेपर्स में इस पर्टिकुलर SDG गोल्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसा मैं बोलूं कि ये कहाँ हुआ था, तो नाइस फ्रांस में हुआ था एंड कब से हुआ था, तो फ्रॉम जून 8 to 13, जिसमें लगभग 15,000 पार्टिसिपेंट्स आए थे एंड लगभग इसमें 450 जितने साइड इवेंट्स भी हुए थे, एक्स्ट्रा इवेंट्स भी हुए थे अलोंग विद दैट दिस पर्टिकुलर इवेंट। इसके अलावा मैं बात करूं इससे पहले जो 2 कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं, बिकॉज दिस इज द 3rd वन। फर्स्ट वन हुई थी न्यूयॉर्क में एंड द सेकेंड वन इन लिस्बन।
अगर मैं बात करूं कि इसका क्या एक्शन प्लान लिया गया, तो इसका जो टाइटल था दैट इज आर ओशियन आर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। बिकॉज आपको पता है क्लाइमेट चेंज से हम डील कर रहे हैं एंड क्लाइमेट चेंज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ रहा है। एंड हम ही नहीं, एक्वेटिक लाइफ को इसको भी सफर करना पड़ रहा है। इसके लिए हमने ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस की है सो दैट हम जो है क्लाइमेट चेंज से डील कर पाए। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या सोचा गया है, या तो पहले कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं जिसको वापस से इसमें दोहराया गया है और कहा गया है कि हमको ये चीजें जो है अचीव करनी है। जैसे मैं बात करूं कि COP15 जो है उसमें ये एम टारगेट था कि वो लिखा गया था 30/30, दैट इज हमको जो है 30% जो ओशियंस का प्रोटेक्शन करना है बाय द ईयर 2030 एंड इट इज मेंशन्ड इन द कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। द नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल जुरिडिक्शन, दैट इज द हाई सीज ट्रीटी, जहां पर अभी तक 50 कंट्रीज ने ही साइन किया है। एंड ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है तभी एक्शन में आएगी जब 60 कंट्रीज इसको साइन करेगी। इसलिए हमारा एम है कि जल्द से जल्द 60 कंट्रीज इसको साइन कर दे, सो दैट हम जो है हमारे पर्टिकुलर जो नेशनल बॉर्डर है उसके बियॉन्ड भी जो टेरिटरी है उधर की बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट कर सके, ऐसा हमारा एम है। द नेक्स्ट वन इज कि ईयू ने एक फंड के बारे में सोचा था, दैट इज 1 बिलियन यूरो फंड्स का, वो भी जल्द से जल्द हो पाए, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर फंड है वो जो भी मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होगा। ये जो स्टेप्स है, हम एक इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करते हैं, दैट इज कि जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, फ्रेंच के एक जगह है जिसको बोलते हैं पॉलिनेशिया, उसने अपना पूरा का पूरा जो EEZ है उसको पूरा जो है उसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बोल दिया, सो दैट वो लोग वो पूरे जो मरीन जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट कर सके एंड वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव कर सके। इसके अलावा इंडोनेशिया एंड वर्ल्ड बैंक ने एक कोरल बॉन्ड बनाया, दैट इज इट इज सम फाइनेंशियल थिंग इन विच वो लोग का प्लानिंग ये है कि जो भी कोरल रीफ्स है वहां पर वो पर्टिकुलर जो फाइनेंस है उसको यूज कर सके फॉर प्रोटेक्टिंग द कोरल रीफ्स एंड द कोरल्स। एंड इसलिए वो बॉन्ड बनाया है वर्ल्ड बैंक एंड इंडोनेशिया ने, ताकि वो रीफ जो है प्रोटेक्ट हो सके, रीफ की वजह से वहां की बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो सके, लोगों को जो है इनकम मिल सके, वहां से फूड मिल सके, या साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं वहां का बायो टूरिज्म जो है वो बढ़े बिकॉज ऑफ दिस कोरल रीफ रिस्टोरेशन। तो ऐसा वहां का प्लान है। And the last one is high ambition for the coalition for a quiet ocean launch to reduce the underwater noise pollution, क्योंकि अभी जो है नॉइज पोल्यूशन काफी बढ़ गया है अंडर वाटर एंड वो जो है मरीन लाइफ को अफेक्ट करता है। तो हमारा ये एम होना चाहिए कि शिप्स या जो भी कोई चीजें हैं जो वहां पर नॉइज क्रिएट करती हैं उसको रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो इससे हम देख सकते हैं जो भी ग्लोबल मरीन गवर्नेंस है वो इंक्रीज होगा, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं SIDS। नेक्स्ट इज इसकी वजह से लोगों को साइंस ड्रिवन ओशियन लिटरेसी मिलेगी, लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे एनवायरमेंट को अफेक्ट हो रहा है, कि कैसे मरीन डाइवर्सिटी को अफेक्ट हो रहा है, तो लोग अलोंग विद देयर नेशंस स्टेप्स ले सकेंगे। एंड द लास्ट वन इज इससे हम अचीव करेंगे द SDG गोल 14। नेक्स्ट अप वी हैव IREL लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, विच इज द इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड। ये जो है हमने अभी रिसेंटली ये प्लानिंग किया, गवर्नमेंट ने ये एक स्टेप लिया है कि जो हमारा 13 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था विद जापान उसको हम खत्म कर दे रिलेटेड टू द रेयर अर्थ्स मिनरल। जो रेयर अर्थ्स होते हैं वो लगभग 17 मेटालिक मिनरल्स होते हैं। अगर इसमें बात करूं तो जो लैंथेनाइट सीरीज है उसके 15 मिनरल्स है अलोंग विद स्कैंडिनियम एंड येट्रियम, ये मिला के 17 मिनरल्स होते हैं। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, EV है, वो सब बनाने में ये काफी हेल्पफुल है। इसके लिए ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 है इसमें चाइना एंड 5th नंबर पे है हम, बिकॉज जो US एंड चाइना का
जो ट्रेड टेंशन चल रहा है उसमें चाइना ने ऐसा डिसीजन लिया है कि वो जो रेयर अर्थ है वो दूसरे को नहीं देंगे, अब उसका जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह से, क्योंकि अब हमें भी वो रेयर अर्थ जो है नहीं मिलेगा, रेयर अर्थ मिनरल्स, इसके लिए हमारा ये प्लानिंग है कि जो हमारे इंडिया में ही जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, जो मिनरल्स है, उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें एंड हम भी ज्यादा दूसरे कंट्रियों को एक्सपोर्ट ना करें, जिसकी वजह से वो हमारे लिए यूजफुल हो पाए। इसके लिए हमने जो 13 ईयर का प्लान था जापान के साथ वो हमने कैंसिल कर दिया। अगर मैं बात करूं तो ये IREL है क्या? सो इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक PSU है जिसका मेन एम है कि माइनिंग करना, फिर जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको सेपरेट करके प्रोसेस करके फिर जो एटॉमिक मिनरल्स है उसका फिर सेल करना या तो उसको यूज करना। अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर IREL को इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द 18 अगस्त 1950 एंड ये फुल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज बना था इन द ईयर 1963 एंड इट इज, इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन मुंबई, महाराष्ट्र एंड ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि ये इन्वॉल्व है इन द सेपरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक मिनरल्स, इसलिए आएगा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी है PSU की, दैट इज कैटेगरी 1। जो PSUs होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज महारत्न, नवरत्न एंड द मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरीज हैं और ये आता है अंडर द मिनी रत्न कैटेगरी नंबर 1। नेक्स्ट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, जैसा मैंने बताया कि माइनिंग करना, एक्सप्लोर करना, देन उसको एक्सट्रैक्ट करना एंड ये जो मिनरल्स हैं वो यूज होते हैं इन द एनर्जी सेक्टर, इन द डिफेंस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स एंड द EV सेक्टर्स। एंड क्योंकि हमारा एम है क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए EV के फील्ड में आगे बढ़ना, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाना, तो इसके लिए हमको उसमें जरूरत लगेगी रेयर अर्थ मेटल्स की। इसके लिए हमको जरूरत है कि हम जो है ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको कम कर सके एंड वो एलिमेंट्स जो है हमारे खुद के लिए यूज कर सके। और इस पर्टिकुलर जो IREL लिमिटेड का जो रोल है वो है कि वो मिनरल सेपरेशन जो मल्टीपल यूनिट्स है जो है, जैसे ऑस्कॉम ओडिशा में प्रेजेंट है, नेक्स्ट जो केरला में है, उसको ये ऑपरेट करता है। जैसे मैं बात करूं तो ओडिशा का जो ऑस्कॉम है वो उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने 11,000 टन्स ऑफ रेयर अर्थ के कॉन्सेंट्रेट बनाए हैं, क्योंकि जो रेयर कॉन्सेंट्रेट मींस एग्जैक्टली उसी में जो रेयर अर्थ का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है, जो इसमें से इम्प्यूरिटीज हैं वो निकाल दी गई हैं। अगर मैं बात करूं कि केरला वाले का क्या काम है, तो उनका काम है रिफाइन करना ऐसे रेयर अर्थ ऑक्साइड्स को। नेक्स्ट, जो हमारा प्लान है कि हम जो हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज है, स्वदेशी इंडस्ट्रीज, उनको सपोर्ट कर सके, क्योंकि हमने अभी हाल ही में जो एक थीम पार्क बनाया है भोपाल में भी फॉर रेयर अर्थ। अगर हमारे पास ये रेयर अर्थ मेटल रहेंगे ही नहीं, क्योंकि चाइना उसको हमको एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो इसके लिए हमारा ये एम है कि हम ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को बचा के रख सके। अगर मैं बात करूंगी तो इसका IRL का और भी रोल है इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो उनका एक इन हाउस R&D डिवीजन है केरला कोल्लम में, जो रेयर अर्थ के रिलेटेड सारा रिसर्च करते हैं। एंड अभी तक हमने अगर बात करें इन द 2023-2024 तो हमने लगभग 962 रुपीज करोड़ का इनसे एक्सपोर्ट किया है, जिससे हम देख सकते हैं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट कितना हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने प्रीवियसली भी कुछ नियोडिनम या हम बोल सके क्रिटिकल मटेरियल जो है उसको जापान को दिया था, बट अब हम चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्सपोर्ट है उस पे रुक जाए। नेक्स्ट अब वी हैव द रिस्ट्रिक्टिंग AC टेम्परेचर। जैसे अभी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप लिया है, उन्होंने ऐसा सोचा है कि अब जो भी ACs का जो प्रोडक्शन होगा उसमें जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा फ्रॉम 20 to 28 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली हमने देखा होगा जो टेम्परेचर का रेंज रहता है वो रहता है फ्रॉम 16 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज, एंड लोगों को लगता है 16 रखो कि 30 रखो मतलब तो एक ही है, बट मतलब एक नहीं है, ये काफी अफेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। हम चाहते हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट से ये हमको प्रोटेक्ट करके रखे, तो हम AC का टेम्परेचर काफी कम करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमको भी अफेक्ट होता है और एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट होता है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये डिसीजन लिया है कि अब जो एसी के टेम्परेचर होंगे वो होंगे फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस, जिससे एनर्जी जो है वो सेव हो सकेगी। एंड इसका क्या इम्पैक्ट है और ये प्रपोजल क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया 20 टू 28 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ घर के एसी के लिए नहीं होगा, ये होगा होटल के लिए, कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए एंड फॉर व्हीकल्स एज वेल। नेक्स्ट, इसमें पहले ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने 2018 में ऐसा डिसीजन लिया था कि एसी का टेम्परेचर रखा जाएगा डिफॉल्ट 24 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी तक इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। इसका ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बताया कि कूलिंग का लोड जो है वो काफी बढ़ गया है। हम ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बाय द ईयर ऑफ 2030 ये जो है रीच कर जाएगा बाय 200 गीगावाट। अभी तो सिर्फ 20% ही है, इसका मतलब मैं बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ 50 गीगावाट, वो भी पीक टाइम पे ये 50 गीगावाट पहुंचा है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि 20 गीगावाट तक पहुंच जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है अभी तो सिर्फ और सिर्फ 6% जो लोग हैं वही ये एसीज को यूज कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऐसी पॉसिबिलिटी है कि काफी ज्यादा लोग जो हैं वो एसी यूज करेंगे, क्योंकि अब आप देख सकते हैं लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, तो लोग अब कूलर से शिफ्ट हो गए हैं टुवर्ड्स एसी। तो आगे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एसीज का और ज्यादा यूज हो गए। इसकी वजह से कॉस्ट भी जो है बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा एसी यूज हो गए तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसका टैरिफ बढ़ सकता है। इसकी वजह से जो फ्यूचर में एसी लेने वाले हो सकते हैं उनको अफेक्ट करेगा, एंड हम देख सकते हैं ये इक्विटेबल रीच नहीं होगा, सबको इक्वली ये पहुंच नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं ये इकोनॉमिक इक्विटी को अफेक्ट करेगा। अगर मैं बात करूं कि लो टेम्परेचर का क्या क्या अफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं वासो कंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस है, ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस है, हार्ट अटैक के चांसेस है, जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो ये चिल्ड्रन को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जिन घर में ऐसा देखा गया है 16 डिग्री से कम वो लोग टेम्परेचर रखते हैं, उसकी वजह से उनकी लंग की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, एयरवे का जो रेसिस्टेंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को, आपने देखा होगा, अस्थमा की प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है, जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ स्ट्रेस भी होता है। ऐसा यूके की स्टडी ने बोला है कि इसकी वजह से जो बच्चे हैं या तो एडल्ट्स भी, उनको जो है डिप्रेशन फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस लो टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज, ये जो है स्लीप साइकिल्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि क्या है, आपने देखा होगा लोग जो है एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस तक रख दे रहे हैं एंड फिर कंबल ओढ़ के सोते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमको जो है प्रॉपरली जो है, और जो जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा उनको ठंडा लगता है तो सडनली उनकी नींद खराब हो जाती है, इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो पूरा स्लीप साइकिल है वो अफेक्ट हो जाता है, एंड उनकी इम्यूनिटी है, जो डेली का उनको जो काम करना होता है वो पूरा अफेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो एल्डरली पीपल है वो उनकी जो इम्यूनिटी है काफी कम हो जाती है। सिमिलरली जो इन्फेंट है, जो बच्चे जो अभी काफी लेस देन 1 ईयर है, उनका अगर वो भी अगर 16 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रहेंगे तो उनका जो ओवरऑल स्टार्टिंग से जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है, एंड उनको अलग अलग टाइप के डिजीजेस या डिसऑर्डर्स होते हैं। इसकी वजह से यदि अगर हम ये पूरा जो एम जो है हमारा कि हम एसी का टेम्परेचर कम रख सके, तो इसके वजह से हम देख सकते हैं कि क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज 1 डिग्री सेल्सियस, यदि आपका टेम्परेचर 27 पे रख रहे हो, आप उसको 28 करते हो, तो उस 1 डिग्री से 6% जितना जो ओवरऑल हम बोल सकते हैं एनर्जी जो है सेव हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि हम ये टेम्परेचर जो है 20 टू 28 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो इंडिया को 3 साल में 11,000 करोड़ से लेके 12,000 करोड़ रुपए तक की बचत होगी। तो आप सोच सकते हैं ये कितना मेजर स्टेप है इंडिया के लिए। नेक्स्ट, इससे जो CO2 वगैरह जैसे एमिशंस होते हैं, जो ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं, उसका एमिशन कम हो जाएगा। हम एसी यूज कर रहे हैं क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन ज्यादा एसी यूज करने की वजह से बाहर और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर और दिन ब दिन इंक्रीज होता रहेगा।
तो इसलिए हमारा एक एम होना चाहिए कि हमको टेम्परेचर जो है कम रखना चाहिए। नेक्स्ट, इसकी वजह से सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि क्या है, सडनली क्या है, ग्रिड पे पेलोड बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से हमको ब्लैकआउट वगैरह फेस करना पड़ता है और लोगों को दिक्कत होती है। तो यदि हम जो टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं रखेंगे तो ओवरऑल ग्रिड जो है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ कॉन्शियस कूलिंग। हमको पता चलेगा जो कूलिंग अगर हम 20 to 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखेंगे तो इसकी वजह से हमारे हेल्थ पे भी कम इम्पैक्ट होगा। हम ऐसा सोच रहे हैं कि 20 जो सेल्सियस, काफी लोगों का ऐसा भी मानना है कि 20 अरे बाप रे उसमें तो बहुत गर्मी लगेगी, बट ऐसा नहीं है। जापान ने तो ऐसा सोचा है कि वो लोग तो 28 डिग्री सेल्सियस उनका डिफॉल्ट टेम्परेचर, तो 28 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पर लोगों को ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। नेक्स्ट, ये जो हमारा जो भी कोई जो इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान है जिसमें हमारा एम है कि बाय द ईयर ऑफ 2038 हम लोग जो है ये पर्टिकुलर जो एमिशन है या तो कूलिंग एनर्जी है उसकी डिमांड को कम कर देंगे बाय 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा एम है एसडीजी गोल दैट इज द क्लाइमेट एक्शन, उसको हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे मैं बोला, एनेबल्स एनर्जी इक्विटी। टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी सेव होगी, तो ज्यादा एनर्जी जो है, जो मैंने बोला था कि कॉस्ट इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो वो इंक्रीज नहीं होगा और हर एक इंसान को वो एसी जो है या तो जो पर्टिकुलर जो गर्मी का जो इफेक्ट है जो उनपे हो रहा है वो हम देख सकेंगे कम हो जाएगा। नेक्स्ट, पब्लिक अवेयरनेस। जैसे मैंने बोला, लोगों को पता ही नहीं है कि 1 डिग्री से भी कितना चेंजेस उनको हम एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है कि 20 to 28 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, इसकी वजह से लोगों के मन में भी ऐसा आएगा कि हाँ ठीक है कि हमको ये चीज के टूवर्ड्स काम करना है और हमको इस पर्टिकुलर टारगेट या इस पर्टिकुलर रेंज में ही अपना जो है एसी का टेम्परेचर वो सेट करके रखना है। नेक्स्ट, ये लॉन्ग टर्म जो प्लान है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से और क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट हो रहा है, तो यदि हम एसी का टेम्परेचर जो है 20 to 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर ये रहेगा तो उसकी वजह से ये जो अर्बनाइजेशन या आगे चल के आने वाले जो भी क्लाइमेट चेंज की जो असर है उसको हम कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसका ये कंक्लूजन है कि ये एसी टेम्परेचर जो कम किया जा रहा है ये साइंटिफिकली बैक्ड है, क्योंकि इसकी वजह से हेल्थ पे जो भी अफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, प्लस ये हमारा एक हेल्थ के टुवर्ड्स एक सेंसिटिव पॉलिसी शिफ्ट है एंड ये इंडिया का भी एक क्रूशियल स्टेप है जो वो ले रहा है उनके आईएनडीसी को अचीव करने के लिए। इसके लिए ये हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी रोल है कि हम ये सब चीजों को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेट चेंज को ज्यादा बढ़ने से रोक सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे डेली वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको आज के करंट अफेयर की पीपीटी चाहिए वो प्रेजेंट है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक टेलीग्राम लिंक है जहां पर आपको इंग्लिश एंड गुजराती में आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।